Welcome friends. This is discussion of science section of GS of ST number 340. Okay, this is of science section discussion of GS. Okay, so let's start with first question. A block placed on an inclined plane of slope theta slides down with a constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to. Okay, so पहले तो ये जान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है. गतिज घर्षण का गुणांक. गतिज मीन्स काइनेटिक, घर्षण मीन्स फ्रिक्शन, एंड गुणांक दैट इज कोफिशिएंट क्या होता है. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है थीटा. ठीक है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक. ठीक है, इसका मास होगा mg. ठीक है, ये ठीक है, ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा. इसे फिगर थोड़ा सही से बनाते हैं. mg. ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा. ये होगा 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल कितना होगा थीटा. समझ गए ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा. ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री. ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा. ठीक है, ये एंगल होगा थीटा. तो ये वाला ये mg का ये वाला कोफिशिएंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा mg sin थीटा. ये सब सिंपल है, ये आपको मालूम है. ये थीटा है, कोई फोर्स होता है, फिजिक्स का थोड़ा सा अगर आपको ज्ञान है तो मालूम पड़ जाएगा. कोई फोर्स होता है F, तो ये होता है, ये थीटा है, तो ये F cos थीटा, और ये होता है F sin थीटा. ठीक है, तो ये तो हमने बना दिया डायग्राम. अब पूछ रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हुआ. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है म्यू के. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, यानी कि a इक्वल टू 0, एक्सक्लेरेशन जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0. सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो इस वाले ये ब्लॉक के ये जो जिस पे ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स करेगा mg cos थीटा. तो जो नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है, ये n, तो इस वाले प्लेन में n वाले जो इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, जो इसके इस वाले इंक्लाइंड प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ये वाला प्लेन, इस पे तो हमारा कहते हैं कोई मूवमेंट है नहीं. ठीक है, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा होना चाहिए. ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, इस वाले पे मूवमेंट है. ठीक है, तो हमारा एक तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इस पे मूवमेंट है, तो हमारा क्या होता है, मूवमेंट जो होगा वो सिंस a इक्वल टू 0 है, तो यानी कि mg sin, और नॉट mg, और I will write here g sin थीटा. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इनटू नॉर्मल फोर्स. ये होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है. ठीक है, ठीक, तो n हमारा क्या है mg cos थीटा. n ये लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा. तो हम ये वाली जो इक्वेशन है इससे इधर लेके आएंगे, म्यू n. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा म्यू के, n हमारा क्या है mg cos थीटा. ठीक है, तो इस वाले फोर्स के कारण जो एक्सक्लेरेशन जनरेट होना चाहिए वो हमारा क्या होगा, डिवाइड बाय m कर देंगे. म्यू के m कैंसिल हो गया, म्यू के g cos थीटा. तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा म्यू के g cos थीटा.
ठीक है। अब ये हमारा क्या टोटल एक्सक्लेरेशन है, ठीक है, क्योंकि हमने फोर्स को m से डिवाइड कर दिया, ये हमारा टोटल एक्सक्लेरेशन है। एक्सक्लेरेशन हमारा 0 है तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारी क्या इक्वेशन बनी, जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू के जी कॉस थीटा, जी कैंसिल, तो म्यू के हमारा कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो हमारा जो इसमें आंसर हमारा जो बनता है वो है टेन थीटा, दैट इज सी इक्वल टू दैट आंसर ऑफ 28 इज सी, दैट इज टेन थीटा। ओके, क्लियर है। कुछ थोड़ा सा फिजिक्स लगता है, ये फ्री, इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे हम ये फोर्स वगैरह लगाते हैं ना, ये फ्री FBD बनती है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ये सब अगर आता है तो इजीली हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स का। मोशंस अगर आपने थोड़े बहुत पढ़े हैं कि मोशन की इक्वेशन कैसे बनती है इंक्लाइन प्लेन पे, वो सब पढ़ा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए तो बहुत ही टेन थीटा होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैंने समझा दिया कैसे होता है, डेरिवेशन पूरा बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है गतिज घर्षण का गुणांक, उसका फॉर्म कैसे उसमें वो आता है इक्वल टू टेन थीटा कैसे होता है, ये मैंने समझा दिया है। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी, तो ये इस वाले प्लेन की, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उससे हमारा आएगा म्यू एन इक्वल टू एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो और जो इस वाले प्लेन की जो होगी वो बनेगी हमारी, कोई एक्सक्लेरेशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से, बोला एक्सक्लेरेशन क्यों नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कोई एक्सक्लेरेशन भी नहीं है, तो इक्वल टू 0 होगा। एक ही वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो जी साइन थीटा, ये फोर्स लगता है जी साइन थीटा, और जो फ्रिक्शन लगता है ऑपोजिट लगता है, तो हो जाएगा म्यू के जी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इससे हमारा आ जाएगा म्यू के इक्वल टू टेन थीटा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, देखिए अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, ये कोवैलेंट जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं, जैसे ये सी ये तो है C3, ये ऐसे बनता है ना, कार्बाइड होता है, तो ये जो बनता है ना, या फिर आप CS3 कह दो यहाँ पे, तो C2H6 हो गया, ये सब मतलब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये उनमें बनता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, इसमें तो नॉन बॉन्डिंग जो होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, इनकी शेयरिंग से बनता है। तो इसका आंसर जो होगा ये कोवैलेंट बॉन्ड में ओनली वाला पहले देख लेंगे, ये जो होता है ना, ये ओनली वाले, ये जो चीज है ना, ये नहीं होता है, ये ओनली कोवैलेंट ऐसा नहीं है, इन्वॉल्व ओनली है ऐसा भी नहीं है, बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं ये, क्यों, क्योंकि इनकी शेयरिंग होती है। नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी शेयरिंग होती है। ए कोवैलेंट कंपाउंड इज मेड व्हेन टू और मोर नॉन मेटल एटम्स बॉन्ड बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तब ये बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 29 का डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक्स इट एसिडिक इज, ये देखिए काफी न्यूज में रहता है, आपने पेप्सी वगैरह में उसमें देखा होगा, तो ये कार्बोनिक एसिड होता है, जो पेप्सी, जिसको पेप्सी है उसके बुलबुले आते हैं ना, ये बॉटल में बुलबुले कार्बोनिक एसिड की वजह से आते हैं। कार्बोनिक एसिड क्या है, H2CO3, ये कैसे बनता है, H2O प्लस CO2 से। ठीक है, उससे बनता है H2CO3, जो उससे होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ये कार्बोनिक, आप पढ़ोगे ना, बॉटल जो होती है पेप्सी की, उस पर लिखा भी होता है, अब पता नहीं लगता, पर पहले लिखा होता था कि इसमें क्या क्या कंटेंट, क्या कंटेंट में साफ साफ लिखा होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, H2O प्लस CO2, तो इसका आंसर है सी, 38C। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस आर ए सेल्स क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, देखिए अब ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा सवाल है कि अगर आपने माइटोसिस वगैरह या कोशिका के सेल के बारे में कुछ पढ़ा होगा तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और इतनी मतलब ज्यादा थ्योरी आपको मालूम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा थियोरेटिकल हो जाएगा, मैं समझाने बैठूंगा ना कि क्या होता है। तो ये आप बस याद रखिए कि जो मेटाफेज होती है,
ठीक है, जो माइटोसिस की माइटाफेज होती है उसमें जो होते हैं क्रोमोसोम जो लाइनअप होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, कि उसकी थियोरी तो बहुत ज्यादा डीप में रहेगी समझाने वाली, तो ये याद रखिए कि जो मेटाफेज जो होती है उसमें जो होते हैं आपके क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में लाइंड अप होते हैं, माइटोसिस की जो मेटाफेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A plumb bob is hanging from the ceiling of a car. If the car moves with an acceleration a, the angle made by the string with a vertical is. पूछा है कार की छत पे एक प्लम बॉब लटक रहा है, तो यदि कार ए त्वरण से चल रही है तो ऊर्ध्व डोरी द्वारा बनने वाला कोण क्या है। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, फिजिक्स में सबसे पहले डायग्राम बनाया जाता है। ये कार की छत है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा जो है ये बॉब, ठीक है, ये लटका हुआ है ऐसे। तो इस पे एक तो ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम ए जो कार के मूवमेंट की वजह से है। इसमें कुछ स्ट्रिंग में टेंशन आएगा टी। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे बनाते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे फोर्स लगेगा एम जी। ठीक है, तो ऐसा ही बनाते हैं, ये है, इस पे एम ए लग रहा है, इस पे ये टेंशन लग रहा है, ये एंगल थीटा है जो कि हमें निकालना है। ठीक है, और ये एम जी है। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, एक तो बनेगी टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, एक बनेगी हमारी टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये आपको मालूम है, अभी बताया था फोर्स का अगर कोई एफ लगता है तो कैसे कैसे एंगल के साथ वाली जो होती है लाइन, ठीक है, ये, ठीक है, इसमें बनता है टी कॉस थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर होती है उसमें बनता है टी साइन थीटा। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर देंगे, ये टी है, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। ठीक है, इधर इधर ले जाते हैं इधर। तो क्या टी टी कट गया, ये टी था ना, ये टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचता है, लाइक दिस विल बी टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, इट विल बी ए अपॉन जी, देन थीटा विल बी टेन इनवर्स ए अपॉन जी। सो 45, दिस आंसर इज सी। ओके, समझिए बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें भी अगेन व्हाट वी हैव यूज्ड एफबीडी। हमने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, जो बॉब का, जो कि कार की छत से, ये क्या है, ये क्या है, सीलिंग ऑफ कार, सीलिंग ऑफ कार की छत। ठीक है, ठीक, इससे सीलिंग ऑफ कार है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे दिखाते हैं सीलिंग ऑफ कार से, इसे बॉब लटक रहा था, ये एंगल थीटा था जो कि हमें निकालना था। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक, ये बताया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे जो टेंशन की वजह से फोर्स है टी, ये हो गया नीचे एम जी, ये हो गया एम ए। ओके, सो दिस इज टी, दिस इज एम जी, दिस इज एम ए। नाउ वी नीड टू मेक इक्वेशन दैट सिंस देयर इज नो मूवमेंट, लाइक इट इज नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, द फोर्स विल बी इक्वल। सो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, टी कॉस थीटा विल बी एम जी। Okay, this is the first equation, this is the second equation. So now we will divide first by 2, it will come t sin theta by t cos theta is equal to ma upon mg. So tan theta is equal to a by g, so theta is equal to tan inverse a by g. So answer is C. Okay, now we'll go to next question. The hydrogen ion concentration of a solution is measured using thermometer, pH meter, hydrometer, or D is barometer. Okay, so the answer is clear. Answer is हमको क्या मेजर करना है, हाइड्रोजन की आयन। हाइड्रोजन की आयन से क्या होता है, एसिडिटी, एसिडनेस ऑफ द वाटर और द बेसिक, इसके नेचर का, मतलब वाटर किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक है, ये कैसे मालूम पड़ता है, अगर हम हाइड्रोजन आयन उसमें मेजर करते हैं। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा दैट मींस इट इज एसिडिक, इफ कम होंगे तो बेसिक। तो हम कैसे मालूम करते हैं, पीएच मीटर से। आंसर बी है पीएच मीटर।
ओके, ऐसे दो तीन चीजें आपको याद रखने वाली हैं। ये तो ध्यान रख लिए कि जो आयन मेजरमेंट का, जो हाइड्रोजन आयन मेजरमेंट कंसंट्रेशन होता है, उसको मेजर करने का क्या फॉर्मूला, क्या तरीका है, पीएच मीटर से। अब इसमें दो तीन चीजें मालूम पड़ी। जो वाटर होता है एकदम मतलब कि प्योर वाटर, उसका जो पीएच होता है, ठीक है, उसका पीएच जो होता है वो क्या होता है 7, ठीक है। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, दैट मीन्स इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली इन वाटर। इफ इट इज पीएच इज ग्रेटर देन 7, इट इज बेसिक। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, ठीक है। पीएच स्मॉलर देन 7, देन दैट मीन्स इट इज एसिडिक, ओके। तो अब जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का क्वेश्चन आ जाए, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज बेसिक होता है। इसका जो पीएच होता है वो हमारा 7.35 से 7.45 होता है, ठीक है। एक मतलब कि स्वस्थ इंसान का जो पीएच होता है, द हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग having a blood of pH 7.35 to 7.45, okay. So like the message is, you need to remember the pH of blood. If it would be asked in exam, pH of blood, blood is basic, okay, blood is basic, and the pH is 7.35 to 7.45 of the healthy human being, ठीक है। अब जो हम, ये तो हो गई हमारे नॉर्मल वाटर का, एक जो हमारा लाइक प्योर वाटर है, दैट इज हैविंग अ पीएच ऑफ 7, ओके। ब्लड की बात हो गई, पीएच इज इतना, द ब्लड इज बेसिक। अगर हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, जो हमारे यहाँ मिलता है बोतल में, बिस्लेरी हो गया या फिर किल्ले हो गया, देन देयर पीएच रेंज फ्रॉम 6.75 to 7.75, okay. If you like check some websites or the net, in like past, there are some regulators who measure the pH of the drinking water or drinking solution that we get in the market. So बिस्लेरी का जो मेजर किया गया था वो 7.2 के आसपास आया था, ठीक है। ऐसे ही सबका अलग अलग है। जस्ट मैसेजेस लाइक यू, इफ इट वुड बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज बेसिक, ठीक है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, इज मोस्टली द पीएच इज 6.75 और 6.5 to 7.75 ऐसे रहता है, ठीक है। ब्लड इज बेसिक, ठीक है। So let's move to next question. I think this is the last question. So let's move to first question. Which of the following ideologies aimed at spiritualization of politics? ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का अध्यात्मीकरण होता है, करण है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक करके देखते हैं। मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, इसमें स्पिरिचुअलाइजेशन की कोई बात नहीं है। मार्क्स क्या करता था कि जो पुअर लोग हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए, सारा जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये मार्क्स की कुछ नीतियां थी। अब वो सोशलिज्म में कहते हैं सोसाइटी शुड बी अबव to anyone or any powerful person, सोसाइटी सबसे ऊपर आती है, ठीक है। इसमें भी स्पिरिचुअलाइजेशन की कोई बात नहीं। प्लूरलिज्म क्या कहता है? बहुलवाद, ये बहुत रहता है। बहुलवाद मतलब जो भी प्लूरल है, मतलब जो भी ज्यादा है उनकी चलेगी, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, ओके। सो व्हाट कैन नॉट बी द आंसर? Marxism cannot be the answer, socialism cannot be the answer, pluralism cannot be the answer. तो आंसर इज सर्वोदय। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप सर्वोदय नहीं जानते हैं क्या होता है, डजंट मैटर, यू नीड टू जस्ट एलिमिनेट दीज ऑप्शन, दिस वन एंड दिस वन। हिंदी समझिए, हिंदी। समाजवाद में कोई कभी, समाजवाद आप देखिए ना, समाजवाद जो नेहरू थे उन्होंने क्या किया था, समाजवाद, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को मिला के कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का रास्ता अपनाता था। ये हमारी जो बनी थी, जो देश आजाद हुआ था एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइक ही हैजंट स्ट्रेस्ड फॉर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ही स्ट्रेस्ड फॉर द
midway between these two things. Okay, so from that you can understand like Samajwad is nothing related with the spiritualization of politics. So this is not answer. Marxwad is not answer. Bahulwad is obviously not answer. So answer is Sarvodaya. Okay, so this is the way to do these kind of question where you don't know the one particular option but you know the all other options. Okay, let's move to next question. Which country to host 2017 BRICS Film Festival? अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूज का क्वेश्चन है. अब ये कहाँ होगा? ये होगा हमारा चेंगडू साउथ वेस्ट चाइना. ठीक है, वहां पे है चाइना में जो है एक जगह है चेंगडू, वहां पे होगा. कब होगा? जून 23 टू 27. ये हमारा 2017 वाला है सेकंड ब्रिक्स फेस्टिवल है. सेकंड ब्रिक्स फेस्टिवल. फर्स्ट ब्रिक्स फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में लास्ट ईयर. ठीक है, लास्ट ईयर हुआ था दिल्ली में 2016 में. ठीक है, ये फर्स्ट हुआ था. सेकंड जो हो रहा है वो चेंगडू चाइना में हो रहा है. ठीक है, अब ये इनिशिएटिव किसने लिया था? ये थोड़ा सा मतलब कि बाद में पढ़ लेते हैं कि जो इसका इनिशिएटिव जो लिया गया था ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का, ठीक है, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का ये लिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. ठीक है, इन्होंने ब्रिक्स समिट में जो कि रशिया में हुई थी, लास्ट ब्रिक्स समिट दैट वाज हेल्ड इन रशिया. ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला था कि हम एक कंपटीशन रखेंगे जिसमें 20 फिल्म्स की स्क्रीनिंग होगी और बेस्ट कुछ मूवीज को अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया. सेकंड हो गया चेंगडू चाइना में. चेंगडू चाइना, जहां चेंगडू चाइना यहां पे हो रहा है. फर्स्ट हुआ था इंडिया में दिल्ली में फर्स्ट. सेकंड ये हो रहा है चेंगडू चाइना में. इनिशिएशन था नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है, हमारे पीएम का. कब किया था? ब्रिक्स समिट में किया था. ठीक है, जिसके बाद से ये स्टार्ट हुआ. सो 23 जून 27 हुआ. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was conferred with 52nd ज्ञानपीठ अवार्ड? मतलब 92वें ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इजी क्वेश्चन है अगर आपने न्यूज वगैरह पढ़ी हो. ये एमिनेंट बंगाली पोएट हैं जो लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, शंख घोष. ठीक है, कौन है? शंख घोष. शंख घोष ये आंसर है इसका. ठीक है, इसका आंसर क्या है? शंख घोष. ये न्यूज में था. ठीक है, इनको मिला है ये अवार्ड. अब ये जो है ना ज्ञानपीठ अवार्ड, क्या है? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ठीक है, ये हमारे कौन देते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति देते हैं. तो इस बार किसने दिया था? प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी. ठीक है, ये अवार्ड किसने दिया था? प्रणब मुखर्जी ने. किसको दिया था? शंख घोष को. ठीक है, तो ये याद रखिए, ये जो अवार्ड होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर देते हैं और इस बार जो है किसको दिया गया? शंखा घोष को. ठीक है, ये लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद. ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज वगैरह पढ़ते रहते हैं या फिर खेल वाला जो पेपर होता है, लोग आईपीएल वगैरह की वजह से देखते ही रहते हैं. इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर है फुटबॉल. संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है. ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी 1941 में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? ठीक है, अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा होता है? जिससे कि हम इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकें, ठीक है, और उससे बिजली बना सकें, उसको कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट.
ठीक है, अब हमें ये चारों दे रखे हैं, ये सभी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, अब सबके बारे में पहले देख लेते हैं। जो रिहांद है वो उसको और भी दूसरे नाम से बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये डैम जो है ये हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां पे है। ठीक है, ये जो इसका रिजर्वायर है वो एमपी और यूपी दोनों में है, रिहांद रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जो रिहांद रिवर इसे याद रखिए, रिहांद रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर। ठीक है, इसका जो कैचमेंट एरिया है यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ की कुछ लोकेशन में है। बट जो ये इरिगेशन जो है, इरिगेशन के लिए से कहाँ इसका मेनली यूज होता है कि बिहार में। ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है इसकी जो रिवर है, रिहांद रिवर की जो डाउन स्ट्रीम है वो बिहार में है। ठीक है, जहाँ पे इसका यूज होता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो वो भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए भी यूज होता है इसका जो डैम का, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है डैम बनता है तो एक उसका रिजर्वायर बनता है जिसमें से पानी छोड़ा जाता है टरबाइन के ऊपर और फिर उससे बिजली बनती है। ठीक है, सो रिहांद। सो आवर नेक्स्ट इज लाइक तुंगभद्रा हमारा कब बना? 1949 में बना था ये तुंगभद्रा। ठीक है, ये कहाँ बना है? तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तुंगभद्रा रिवर के बना तो तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कर्नाटका में है ये कहाँ है? कर्नाटका में है तुंगभद्रा रिवर में। तुंगभद्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। ठीक है, एक बार देख लीजिए कहाँ पे कृष्णा रिवर के बारे में, 1949 में ये बना था। दूसरा देखते हैं फरक्का बराज जो ये है ये हमारे गंगा रिवर पे है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। ठीक, गंगा रिवर पे वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर में है। ये भी हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक है, पर इन सब में जो सबसे पहला पूछ रहा है, ठीक है, वो है हमारा दामोदर। ये कब बना? 1948 में। ठीक है, दामोदर ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल और झारखंड में, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में है ये। ठीक है, 48 याद रखिए इस बात को। ठीक है, पहला हमारा दामोदर था। कैसे बना? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है ना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन उसकी हेल्प से वो बनाया गया था। फिर उसने ये दामोदर जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 32 का आंसर इज डी। मिसेस फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज एसोसिएटेड विद। अच्छा, अब ये देखिए न्यूज का है, इसके बारे में आपको जैसे ये क्या ना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पर बहुत कम आते हैं, क्योंकि हम न्यूज जो हमारे इंडिया से रिलेटेड होती हैं उस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पर ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं ये इंग्लिश लेडी थी। ये कौन थी? इंग्लिश लेडी। ठीक है, सो ये जो करती थी, ये जो नर्स, जो क्रीमियन वॉर में, ठीक है, ये कब हुआ था? 1950 में क्रीमियन वॉर हुआ था जी। ठीक है, ये किसकी रशिया, फ्रेंच, ऑटोमन, ब्रिटिश, सर्डानिया, इन सब के बीच में होगा। रशिया वर्सेस वेस्ट ऐसा कह सकते हैं, वेस्ट नहीं मतलब काफी सारे कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया ने वॉर किया था, जिसमें बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी। ये याद रखिए, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये काफी पूछी जाती है पर एसएससी के पर्पज से नहीं, पर और काफी एग्जाम में पूछा। ट्रीटी ऑफ पेरिस ये हमारे क्रीमियन वॉर में हुआ था। ठीक है, ये जो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये मैनेजर थी नर्सेस की, जो नर्सेस को वो ट्रेन करती थी। नर्सेस जो कि ये घायल हो जाते थे लाइक वॉर में, इंजर्ड पीपल को सही करने की नर्सेस होती थी, उनको ट्रेन करती थी और उनको मैनेज करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, और ये क्रीमियन वॉर में इन्वॉल्व थी। ठीक है, सही करने में। ठीक है, तो इसका आंसर इज क्रीमियन वॉर। ठीक है, ये हमारा जो वॉर हुआ था, ओके, ये आई एम रियली वेरी सॉरी, ये फिगर गलत है। ये 1853 to 46 में ये वॉर हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिए।
ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 34. इट इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉर्निंग राग इन म्यूजिक. अब देखिए ये सब जो थोड़ा राग वाग के बारे में है, ये तो हमारे न्यूज में थोड़ा बहुत आते रहते हैं कभी कभी, तो एक बार देख लेना चाहिए. और इसमें इन चारों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ. ठीक है, अब ये जो है राग सोहिनी, राग सोहिनी है, ये लेट नाइट में बजाया जाता है. ये राग कब प्रैक्टिस किया जाता है? लेट नाइट में. ओके, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, मतलब सूरज निकलने से पहले. ठीक है, प्री डॉन में, प्री डॉन यूज किया जाता है लाइक 3 to 4 AM के आसपास. ठीक है, भैरवी, राग भैरवी, ये प्रैक्टिस किया जाता है अर्ली मॉर्निंग में. अब ये ऐसे है कि अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस किया जाता है, ऐसा नहीं कि हम बाद में नहीं बजा सकते, बाद में बजा सकते हैं, पर इसका नॉर्मली जो प्रैक्टिस किया जाता है वो अर्ली मॉर्निंग में किया जाता है. ओके, तो और जैसे अभी कुछ महफिल्स वगैरह होती है ना, जैसे कोई फंक्शन होता है, उसमें राग भैरवी जो पहले बजाया जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में, और जैसे अर्ली मॉर्निंग में बजाया जाता है ना, वैसे ही ऐसा बोलते हैं कि लाइक इट विल बी दिस राग इज फॉर स्टार्टिंग समथिंग वेरी लाइक गुड और लाइक समथिंग वेरी पर्पसफुल. तो ऐसे जो फंक्शंस के लिए पहले राग भैरवी बजाया जाता है अर्ली मॉर्निंग. तो इसका आंसर क्या है? 34 इज बी, राग भैरवी. नाउ फॉर दिस सारंग. ठीक है, सारंग भी महफिल में बजाया जाता है, पर इसका जो टाइमिंग है दैट इज आफ्टरनून, मतलब कि 12 बजे के बाद बजाया जाता है. ये 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 o'clock ये बजाया जाता है, और महफिल वगैरह में भी बजता है, मतलब कि इवनिंग महफिल में, इवनिंग की जो महफिल्स होती हैं, ठीक है, उसमें बजता है. ठीक है, ये बजाया जाता है सारंग. अब मल्हार क्या है? ये एक्चुअली इसका टाइम नहीं है, ये रेनी सीजन में बजाया जाता है, रेनी सीजन में बजाया जाता है. इससे ये तो आप मल्हार तो वैसे सुना भी होगा कि जो तानसेन जो थे, तानसेन नवरत्न जो थे उसके, अकबर के, उसमें एक थे तानसेन. जब ये गाते थे या राग मल्हार जब गाते थे तो बारिश होती थी. ठीक है, ये रेनी सीजन. ठीक है, तो ये जो होता है मल्हार, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, रेनी सीजन में होता है. ठीक, तो आंसर इज बी, भैरवी. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच कंट्री वॉज पेपर करेंसी फर्स्ट यूज्ड. देखिए, अब इसमें कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. जापान में पेपर करेंसी का यूज हुआ था 17th सेंचुरी में, फर्स्ट यूज हुआ था. मतलब इससे पहले भी कुछ करेंसी चलती थी, पर पेपर करेंसी फर्स्ट टाइम सेंचुरी में हुआ, 17th सेंचुरी में. इजिप्ट में जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ दैट इज ऑल्सो 17th सेंचुरी. ठीक है, इंडिया में 18th सेंचुरी में हुआ था. ओके, फर्स्ट टाइम. चाइना में क्या हुआ? चाइना में टैंग डायनेस्टी के समय, टैंग डायनेस्टी के समय हुआ था इसका, हमारा 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में हुआ था. ठीक है, ये क्या करते थे, एक पेपर बिल बनाते थे, उसको फोल्ड करके और निभा सकते थे, जो दैट वुड बी लाइक फॉर सम पेमेंट, और कैन बी इशूड प्राइवेटली ऑल्सो इन एक्सचेंज ऑफ सम पर्टिकुलर लाइक वैल्यूएबल थिंग. ओके, सो चाइना में ऐसे नोट्स चलते थे 7th सेंचुरी में, जो कि प्राइवेटली इशूड होते थे, और जिसे भी कोई फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सकता था, और उसे फिर वो किसी वैल्यूएबल थिंग के अगेंस्ट में वो दे दिया. लाइक इट वाज लाइक ए प्रॉमिस कि आई विल पे यू समथिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यूएबल थिंग. ठीक है, और ठीक है, पर जैसे यूरोप में भी कब हुआ? यूरोप में 17th सेंचुरी में हुआ था ये नोट बिल का यूज, पेपर करेंसी का. उसके पहले से चाइना में होता था. ठीक है, तो आंसर इज सी, चाइना. ठीक है, दिस आर वेरी इजी क्वेश्चन. ये आपके हिस्ट्री वगैरह में आपने थोड़ा बहुत इसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चीजें पढ़ लिया करिए. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. .com रिप्रेजेंट्स. देखो, अब ये भी इजी क्वेश्चन है. जो .com जो होती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है कमर्शियल डोमेन को. .com
गवर्नमेंट को कौन करता है .gov, एजुकेशन को कौन करता है .edu, कम्युनिकेशन डोमेन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारी कम्युनिकेशन डोमेन ही है, सबसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। बस ना government.gov.edu is for educational domain, for .com is for commercial domain. Let's move to next question. The finely painted cotton fabric made in Golconda was called. देखिए अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये आपको पढ़ाना चाहिए, ये बहुत आता है कलम, इसको वैसे इसका आंसर क्या है कलमकारी, ये बहुत आता है, मैं यूपीएससी वगैरह में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। ये मुस्लिन क्या होता है, मुस्लिन क्या होता है, कॉटन फैब्रिक होती है, ठीक है, काफी लाइट वेट होता है। इसका नाम कहाँ से बोला, मोसुल, मोसुल एक जगह है इराक में, अभी तो इसमें आईसिस है, ठीक है, आईसिस की वजह से काफी फेमस हुई थी, उस जगह से इसका नाम पड़ा है मुस्लिन, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम अनफिनिश्ड होता है, कॉटन का फुल प्रोसेस भी नहीं किया जाता है, अनडाइड क्लोथ होता है, काफी लाइट वेट होता है, अनब्लीच्ड होता है, कोई केयर नहीं करते, ठीक है, काफी डेलिकेट होता है वो, ठीक है, और बस काफी डेलिकेट। कैल्शियो क्या होता है, कैल्शियो का नाम कैसे होता है, कैलिकट, कैलिकट अपने केरला में सिटी है, वहां से पड़ा हुआ है इसका नाम। ये भी क्या होता है, ये प्लेन वोवन टेक्सटाइल होता है, मेड फ्रॉम अनब्लीच्ड एंड ऑफन नॉट फुल्ली प्रोसेस्ड कॉटन, मतलब एक अनफुल्ली प्रोसेस्ड कॉटन से बनता है, जो कि अनडाइड अनप्रोसेस्ड और एकदम बहुत ही मतलब सस्ता होता है, मतलब ऐसे बनाया जाता है कि कोई भी इसे खरीद सके। पालमपुर, पालमपुर फैब्रिक क्या होता है, ठीक है, ये एक जैसे कवर वगैरह जो होते हैं ना, बेड कवर होते हैं या फिर बेड कवर हो गए या फिर पिलो कवर हो गए, इन सब पे एक पालमपुर से डिजाइन आते हैं, हाथों से डिजाइन आते हैं, ये भी पालमपुर इज ऑल्सो काइंड ऑफ कलमकारी, ओके, ठीक है। तो उससे पर ये कहाँ बनता है, ये कोरोमंडल कोस्ट पे बनता है, कोरोमंडल जो कोस्ट है ना, तमिलनाडु वाला कोस्ट जो उस वाला, ये तो हमारा हो गया, ये वाला जो कि ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न, ईस्टर्न वाला कोस्ट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल, ठीक है, ये तो वेस्टर्न घाट्स वाला हो गया। कोरोमंडल जो कोस्ट होता है ना, वहां पे इसका काफी ज्यादा बनाया जाता है, पालमपुर, ठीक है। ये हैंड पेंटेड होता है, मॉडर्न डाइड बैक कवर एंड मोस्टली मेड इन एरिया नियर कोरोमंडल कोस्ट, ओके। सो आंसर इज कलमकारी। कलमकारी क्या होता है, इसका नाम कहां से बना, पर्शियन, ठीक है, जो पेन से, कलम मीन्स पेन, कारी मीन्स क्राफ्टमैनशिप, जो पेन से ड्राइंग आते हैं, पेन से जो ड्राइंग आते हैं उसको कलमकारी कहते हैं। ये पर्शियन नेम है कि कलम इज पर्शियन, एक्चुअली कारी भी पर्शियन है, तो वहां से इसका नाम पड़ा हुआ है। इसमें ये कॉटन टेक्सटाइल पे बनाया जाता है, इंडिया में बनाया जाता था, अभी बनाया जाता है, ईरान में भी बनाया जाता था, ठीक है, अभी बनाया जाता है, इंडिया एंड ईरान, तो वहां पे ये कलमकारी होती है। तो ये गोलाकोंडा जो हमारे यहाँ पे है, इसमें बनाया जाता था पहले, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकोंडा नॉट गोलाकोंडा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो नेशनल पार्क का जब कभी भी कोई क्वेश्चन है, रेडिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाया भी गया है, जब भी कोई क्वेश्चन है नेशनल पार्क का, कुछ नहीं समझ में आया तो अगर थोड़ा बहुत मालूम है तो आंसर इज बी, एमपी। एमपी एक ऐसा स्टेट है यहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है। सतपुरा जो है हमारी वो है रेंज एमपी में, ठीक है। थोड़ा ये रेंज भी देख लीजिए करिए कि सतपुरा रेंज कहाँ है, माइका रेंज कहाँ है, रामगांव हिल्स, अजंता रेंजेस, ये सब एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो सतपुरा रेंजेस जो है वो हमारी कहाँ है, विंध्या रेंज के नीचे है, ठीक है। विंध्या रेंज ये जो हमारा है, यहाँ पे विंध्या नहीं है, सतपुरा रेंज है, यहाँ पे ये एमपी है, ठीक है। तो इसमें वहां पे सतपुरा नेशनल पार्क है जो कि एमपी में है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल एंटिटी रिगार्डिंग कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा भौतिक घटक है, ठीक है। एल्गोरिथम तो लिखा जाता है, ठीक है, ठीक, प्रोग्राम भी लिखा जाता है, चेंज किया। नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे नन ऑफ दीज में ई आएगा।
ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आंसर नहीं है, प्रोग्राम आंसर नहीं है, एल्गोरिथम आंसर नहीं है, आंसर है रजिस्टर, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टाइटल? ठीक, ये भी एक न्यूज का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर है साई परनीत, राइट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिंगापुर टाइटल जीता था, ठीक है। इन्होंने हराया किसे था, किदाम्बी श्रीनाथ को इन द फाइनल हराया था, ठीक है, एट सिंगापुर इंडोर स्टेडियम। सिंगापुर इंडोर स्टेडियम है सिंगापुर में, वहां पे हराया था, ठीक है। So let's move to next question. What is the symbol of WWF? Wildlife. तो इसका आंसर बहुत इजी है, पांडा। 43 is A. Panda is the symbol of WWF. That's a Wildlife Fund. Okay. आपने देखा होगा WWF गूगल पर डाल देखेंगे, पांडा आ जाएगा, व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का पांडा बना हुआ, वो दैट इज सिंबल ऑफ WWF. Name the cooperative society that provide housing loan facility at reasonable. तो हाउसिंग लोन फैसिलिटी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जो लोन देती है, वो कई चीजों के लिए, हाउसिंग ले सकती है, वो कई और चीजों के लिए दे सकती है। कंज्यूमर क्या होता है, जो कभी कुछ कंज्यूमर होते हैं, जैसे हमारे गांव में 20 फैमिली रहती है, ठीक है, 20 फैमिली ने मिलके जब मार्केट जाके बल्क में चीजें लेती हैं तो उसे कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो अपनी सोसाइटी के आती बल्क में लेती हैं, उसे उन्हें सस्ता पड़ेगा। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जो प्रोड्यूस करते हैं और बल्क में बेचते हैं। जैसे 20 फार्मर एक साथ आए, उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी चीजें बेचना चालू कर दिया, एक दुकान बना के, ठीक है। तो जब एक दुकान बना के वो चीजें बेचते हैं तो उनकी सभी की चीजें बिक जाती हैं, क्योंकि प्राइस सेम रखते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे अब उन्होंने वहां पे काइंड ऑफ मोनोपोली हो गया, मतलब 20 रुपए में अगर कुछ बेचे तो 20 में बिकेगा, सभी 20 में बेच रहे हैं, सब एक साथ बेच रहे हैं, ठीक है, अलग से कोई बेच नहीं रहा है। तो वो वहां उसे कहते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत एक फेमस है सारा इंडिया परिवार। सारा इंडिया परिवार इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हाउस के लिए लोन आपको देती है, ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, लोन देता है, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट देता है मेंबर्स को। उसके मेंबर, सिर्फ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सबको नहीं लोन देते हैं, सिर्फ मेंबर्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको नहीं लोन दिया था होम लोन, सिर्फ मेंबर्स को, ठीक है। कंज्यूमर का मैंने आपको बता ही दिया और प्रोड्यूसर का भी आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बहुत ही फेमस है अमूल। ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये क्या करती है, ये सिर्फ मार्केटिंग करती है। ये ना GCMMF, ये क्या है, गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। ये अमूल, ये वो है, ये होती है, ये कई जगह, ये आसपास जो गुजरात में छोटे छोटे वो है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक छोटी छोटी यूनियन बना रखी है उन्होंने, उन यूनियन से दूध आता है GCMF के प्लांट पे, ठीक है, या अमूल के प्लांट पे, या फिर ऐसा भी होता है इन्हीं नहीं यही यूनियन जो के, जैसे एक यूनियन जो बनती है डिस्ट्रिक्ट में, वो आसपास के गाँव से बनती है, वहां से दूध आता है इस यूनियन के प्लांट पे, ठीक है। यहाँ पे दूध को जो था प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, या फिर दूध को बेचा भी जाता है पैक करके, ठीक है। अब इसकी मार्केटिंग कौन संभालता है, ये GCMF, अमूल इज ब्रांड ऑफ GCMF, जो इस ब्रांड के अंडर में ये सारा जो ये दूध आता है डिफरेंट यूनियन में, वो जो है बेचा जाता है, ठीक है। डिफरेंट यूनियंस होती हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका आंसर इज बी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर? देखिए, अब एलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर क्या होती है, ठीक है। ये एलाइड एक्टिविटी में देखिए, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, उसकी एलाइड एक्टिविटी में क्या आता है जो उसके साथ में की जाती है, जैसे डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, ऐसे जानवरों के साथ जो भी किया जाता है वो सब जो आता है हमारा एलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। आंसर इज लाइव स्टॉक ए, ठीक है। जो हमारे एलाइड हैं,
एग्रीकल्चर से, उन सबको क्या कहते हैं, एलाइड एक्टिविटी, डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंदी में दिया ना, पशुपालन, इजी द क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अभी देखिए ये मतलब कि याद होना चाहिए, न्यूज का क्वेश्चन है. 22 अप्रैल इज द आंसर. ठीक है, कब होता है? 27. फर्स्ट कब हुआ था? 1970 में. ठीक है, कब हुआ? 1970 में, 22 अप्रैल को होता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ ट्रिगर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? ठीक है, अब आर्च ड्यूक और उसकी वाइफ को, आर्च ड्यूक का नाम था फर्डिनेंड, उसकी वाइफ को जब मारा गया तो कौन सा घटना हुई, ये हमको देखना है. ठीक है, अगर इसका देखो आंसर बहुत इजी है, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी, ऑल्दो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आते नहीं है तो ये थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए. इससे हुआ था वर्ल्ड वॉर 1. सी इज द आंसर. ठीक है, 1914 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होकर कब तक चला था? 11 नवंबर 1918. ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें इसको फर्डिनेंड की वाइफ और इस फर्डिनेंड को मार दिया गया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया वगैरह सब जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे. हमारे बाल्कन स्टेट्स के, जो करंटली बाल्कन स्टेट्स हैं, सब यूरोप में ही हैं, और फिर लड़ाई हुई थी. तो सबने कुछ लोगों ने इसकी साइड ली, कुछ लोगों ने इसकी साइड ली, फिर लड़ाई हुई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बन गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which public sector unit becomes the country's most valuable public sector unit PSU in term of market valuation? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट वैल्यूएशन. एक्चुअली में ये मार्केट वैल्यूएशन नहीं चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए. मार्केट कैपिटलाइजेशन. ठीक है, ये बाई मिस्टेक मार्केट वैल्यूएशन लिखा हुआ है, पर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है उसमें उसकी वैल्यू जो होती है हमारे शेयर्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है. जैसे जैसे शेयर की वैल्यू जो होती है बढ़ती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, मार्केट वैल्यूएशन नहीं बढ़ता है. ठीक है, इसका आंसर इस SBI. ये अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में था, जिसमें कि बताया गया था कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हमारे SBI की इंक्रीज हो गई. क्यों इंक्रीज हुई थी? क्योंकि इसका जो विलय हुआ था, जो मतलब SBT और जो डिफरेंट स्टेट बैंक के, और जो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, डिफरेंट स्टेट बैंक थे, और महिला बैंक भी था, उन सबका इसमें विलय हो गया था, सब में मर्ज हो गए थे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना. इस न्यूज के कारण कि उसके एसेट बढ़ रहे हैं, इस वजह से शेयर्स जो काफी डिमांड में है उनकी वैल्यू बढ़ गई, जिससे कि मार्केट कैप बढ़ गई SBI की. एंड सो इट बिकम्स द हाईएस्ट, लाइक इट बिकम्स द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर PSU in terms of market capitalization. Okay, so answer is B. So this was the last question. Thanks very much.